Now, there's more trouble for BJP in Uttar Pradesh ahead of polls. Ayush Minister Dharam Singh Saini and two other MLAs, Vinay Sakriya and Mukesh Verma, have now quit the BJP in the last 24 hours. A total of 9 BJP leaders, including 3 top ministers and 6 MLAs, have quit the party so far to join the opposition Samajwadi Party in the state ahead of the 2022 assembly elections. After quitting the party, Mukesh Verma has said that he will support former Labour Minister Swami Prasad Maurya. He further added that several other leaders will join them in the coming days. Spree of resignations has jolted the team BJP or team Yogi Adityanath in Uttar Pradesh. Former UP Minister Swami Prasad Maurya was the first one to quit the party and to join the SP in the presence of party chief Akhilesh Yadav. In his resignation letter addressed to Yogi Adityanath, Chief Minister, Swami Prasad Maurya said that he worked with complete dedication and despite following divergent ideology, in fact, he is now resigning. All right, I'm quickly going to cut across to Rahul Kanwal, India Today News Director, who brings us the latest with those who've quit the party, Dhara Singh and Siddharth. Over to you, Rahul. ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मची है बीजेपी से भागम भाग। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान, दूसरे बड़े ओबीसी नेता, कह रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। इस वक्त हमारे साथ सीधे लखनऊ से दारा सिंह चौहान लाइव मौजूद हैं। पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में और अब चुनाव से ऐन पहले ये पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। पूरे 4.5 साल आप बीजेपी की सरकार में रहे, सत्ता का सारा सुख लूटा आपने। अब ऐन चुनाव से पहले आपने बीजेपी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या हो रहा था बीजेपी के भीतर कि आपको लगा कि पार्टी बदलने की जरूरत है? ये दुखी मन से आप जानते हैं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, अब आपको ये पता कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में, जो आधे से ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है ओबीसी का, इस ओबीसी ने पूरे मनोयोग से सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। सारे दलित समाज के लोगों ने समर्थन किया, सारे नौजवानों ने समर्थन किया, किसान अपनी खुशहाली को लेकर के समर्थन किया। लेकिन 5 साल तक सरकार बनने के बाद, क्योंकि मैं भी पिछड़े समाज का रहने वाला हूं, मैं उनकी पीड़ा को पूरा जानता हूं, पहचानता हूं। पूरे 5 साल तक जिस तरीके से उनके अधिकारियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके आरक्षण के साथ जो मौलिक अधिकार उनको मिला है संविधान में, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब लगा कि उनको सम्मान मिलने वाला नहीं है, और आपको ये भी पता है, क्योंकि बार बार सारे मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं कि 4.5 साल 5 साल तक आपको नहीं लगा। आपको पता है कि सरकार का निर्णय, सारे निर्णय एक दिन में नहीं हो जाते। हर दिन कोई न कोई सरकार लोग निर्णय लेती है और 5 साल तक इस प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो नौजवान रोजगार के लिए परेशान था, वो किसान जिसे जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, वो जाड़े की रात में अपने खेत को बचाने के लिए, जानवर से रखवाली के लिए जाड़े में चारपाई पे खेत में सो रहा है, उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं कितना। नहीं पर सर, और इस प्रदेश आप इतने वक्त तक कैबिनेट के अंदर थे, कर्मचारी हो, सारे लोग आपने अंदर से कोशिश क्यों नहीं की कुछ बदलाव लाने की? आपने पूरे टाइम मंत्रिमंडल में रहे, चुनाव से ऐन पहले आप छोड़ रहे हैं, आप अंदर कोशिश तो करते बीजेपी से इस तरह की बातें करने की। क्या ये मौका परस्ती नहीं है कि चुनाव से ऐन पहले आपने छोड़ दी बीजेपी? मैं पूरी बात आपको बताना चाहता हूं। मौका परस्त कौन है इस समय बताएगा। ये भोला भाला पिछड़ा समाज जो किसी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, आप कहते हैं ना कि आप छोड़ रहे हैं, 5 साल तक 4 साल तक आप लोग सत्ता सुख भोगे। अरे मैं तो कहता हूं जिस पिछड़े समाज के आशीर्वाद से, जिस पिछड़े समाज के सहयोग से 5 साल तक लोगों ने सत्ता का उपभोग किया है, अब ऐसा होने वाला नहीं है और पिछड़ा जाग चुका है।
अपने अधिकार को समझ चुका है। अब उसके अधिकार के नाते, उसके सहयोग आशीर्वाद से ये पिछड़ा समाज, मैंने कहा आधे से ज्यादा जिसकी आबादी है, वो समाज बिना कुछ सोचे समझे पूरे शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बनाने में पूरी मेहनत, मशक्कत, आशीर्वाद देने का काम किया है। उसके नाते लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं आज भी, लेकिन आने वाले दिन में अब ऐसा होने वाला नहीं है। आने वाला दिन आपके सामने पता चल जाएगा। सर, मेरे पास और 3 जनवरी के बाद से एक ऐसी लिस्ट है 11 लोगों की, 11 नेताओं की, जो कि बीजेपी छोड़कर ज्यादातर सपा में आ रहे हैं। उनमें से एक अवतार सिंह भदाना आरएलडी भी गए, लेकिन बेसिकली बीजेपी छोड़ रहे हैं। आपके हिसाब से इन तमाम नेताओं के बीजेपी छोड़ने का, आपके बीजेपी छोड़ने का, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? आपका खुद का आंकलन क्या है? देखिए, मैं कहा हम लोग छात्र राजनीति से पिछड़े समाज में पैदा होने के नाते पिछड़े समाज के साथ साथ दलित समाज, वंचित समाज, वो नौजवान जो डिग्री लेकर के सड़कों पे घूम रहा अपने रोजगार के लिए, वो किसान जो अपने खुशहाली की अपेक्षा में पूरे समर्थन किया, आज जो खेत में रात में सो रहा है अपने फसल बचाने के लिए जानवरों से, जिस पर कोई पूछने वाला नहीं, और इसकी बात और पूरे अधिकारी कर्मचारी सारे लोग नाराज हैं। अब आप लोग कितने खुश हैं मुझे मैं नहीं बता सकता, आप लोग जानते हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, इन सारी चीजों से आहत होकर के हमने निर्णय लिया इस सरकार से त्यागपत्र देने का। और आप जानते हैं कि आने वाले दिन में जिस तरीके की चीजें आपको रोज नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस समाज, जिस देश की आधी आबादी जो पिछड़ा समाज है, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने जिस अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आज उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जो साजिश हो रही है, जो नौजवान टीचर की भर्ती में आज कई महीनों से जाड़े गर्मी बरसात में जो लाठी खा रहा है, उसके साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो संविधान की धारा 340 में जो हमें अधिकार मिला, उसका पूरी तरीके से उसका माखौल उड़ाया गया। जिस तरीके से नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने निर्देश दिया सरकार को, पूरी तरीके से उसकी अनदेखी की गई। इन सारी चीजों को लेकर के ये सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, अधिकारी कर्मचारी, सारे लोग बेहद नाराज हैं। इन सारी चीजों को लेकर के समय समय पर उचित फोरम पर मैंने सारे लोगों से इस बात की गुहार लगाई। जब मुझे अंतिम दिन तक हमने आस लगाई कि शायद अब कुछ फैसला इनके हित में होगा, शायद इनको अधिकारी की रक्षा के लिए कुछ निर्णय होगा, जब लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब हमने इस सरकार से अलग होने का फैसला लिया। दारा सिंह चौहान, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बीजेपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, आप सुन रहे हैं, आपके पुराने कैबिनेट में साथी रह चुके हैं दारा सिंह चौहान। कल हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे। ये एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। 11 लोगों की लिस्ट लग गई है, हेडलाइन बन रही है बीजेपी से मची भागम भाग। आपके ये तमाम साथी सिद्धार्थ क्यों छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी? क्या हो रहा है? जो माहौल आप बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी 300 प्लस, क्या आपको लग रहा है कि दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इस तरह के नेताओं के छोड़ने से आपकी पार्टी का चुनाव की तैयारी की जो कोशिश चल रही थी उस पर इम्पैक्ट हो रहा है सिद्धार्थ जी? अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग को सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। और कितना मैं सुन भी रहा था, काश मेरे मित्र जो हैं वो सच ही बोल लेते हुए कि मैंने इस कैबिनेट के अंदर इस तिथि के दिन मैंने ये आवाज़ उठाई थी, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो उनका निर्णय है, वो उनको मुबारक हो, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। लेकिन जो गरीब और पिछड़ों की जब बातें करते हैं तो इतना ज़रूर कहता हूँ, ये कामगारों की बात कर रहे थे जो पिछड़े होते हैं। 1.5 करोड़ जो कामगार हैं उत्तर प्रदेश में, उनको 1500 करोड़ हस्तांतरित किया गया। और विशेष रूप से कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3 और अपने ही कैबिनेट में जब ये निर्णय लिया था, हमारे ही जो मित्र अभी जो कह रहे हैं आप भाग रहे हैं, मौसम का थोड़ा सा जो रुख है इस तरफ कि हम भागेंगे, तो वो
उस समय ताली भी बजा रहे थे और टेबल भी थपथपा रहे थे, और भूल जाते हैं कि कितने घर के चाबी इन्होंने खुद स्वयं दी होगी। 45 लाख प्रधानमंत्री आवास घर दिए गए, जबकि अखिलेश जी के टाइम पे तो 28,000 ही दिए गए थे। और टॉयलेट के इन्होंने कितनी चाबियां इन लोगों ने दी होगी। 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स का जो निर्माण हुआ है वो शायद पता नहीं पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, खास बात यह है कि दारा सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। उन्होंने लाइव कैमरे पे कहा कि मैं लगातार बीजेपी के भीतर कैबिनेट में आवाज उठा रहा था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मुझे रिकॉर्ड मैं आपको जब बता रहा हूं तो मैं किसके लिए बता रहा हूं, और मेरे को क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या लाइव दे रहे हैं? लाइव ही दे रहे हैं। लाइव है सर, लाइव है, आप एकदम लाइव है। बताइए। जो आपको बता रहा हूं तो 1 करोड़ 70 लाख लोगों को जो उजाला गैस कनेक्शन दिया वो गरीब नहीं है और कौन होते हैं, और वो दलित समाज से नहीं आते, ओबीसी समाज से नहीं आते। जो घर देते हैं वो किसको, वो आपको और हमें नहीं देते ना, उन्हीं को दिया जाता है। जो गरीब और दलित होते हैं या पिछड़े होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। जो राशन दिया जाता है वो किसको दिया जा रहा है? 15 करोड़ लोगों को। तो ये जितने हैं किसान सम्मान निधि के अंदर जब 42,500 करोड़ 42,500 करोड़ रुपए दिया गया, वो किसको दिया गया? 2.5 करोड़ लोगों को। वो किसान है ना। किसान कौन होते हैं? गरीब होते हैं, इसी समाज से आते हैं। तो ये जो सब चीजें हुई हैं, पीछे जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसमें क्या हुआ उसकी आंकड़े दे दें। ये कहानियां जो बताई जाती है वो उसके पीछे क्या कारण है उसमें मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। नहीं, आप बताओ ना, क्लियरली बताओ। नहीं, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, दारा सिंह चौहान कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों की अनदेखी कर रही है, इस वजह से छोड़ा। इस वक्त वो लाइव बैठे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई और कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये ओबीसी के चक्कर में, दलितों के चक्कर में छोड़ के गए। आप सीधे बताइए, आपके हिसाब से क्यों छोड़ के गए हैं ये लोग? राहुल जी, अरे एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? और जब एक को लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए, तो उसको ये लगता है। अब उनका निर्णय है, इसमें मैं आप रुकिए। दारा सिंह चौहान, सिद्धार्थनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग ओबीसी या दलितों के हितों के लिए नहीं, आप अपने परिवार के हित के लिए छोड़ के गए हैं। किसी को अपने बेटे को सीट दिलानी है, किसी को चिंता हो रही कि वो सीट हार रहा है, सीट चेंज करनी है, इसी वजह से आप लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको ओबीसी या दलितों की चिंता है। देखिए, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे शुभचिंतक भी हैं, अच्छी सोच इनकी रहती है। हमेशा मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से इनको और पूरे परिवार को। लेकिन जहां तक को मैं अपनी बात कह रहा हूं कि शायद माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी जानते होंगे या पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते होंगे, जब मुझे चुनाव लड़ने की बात आई मैंने मना कर दिया था, मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं, आप लड़िए। और मैं बता रहा हूं आपको कि शायद पहली बार जिस विधानसभा में कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, पहली बार में लड़ने के बाद पहली बार मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। मैं आपके सामने का मैं जानता हूं, जहां मुझे कहना था पूरी बात मैंने कह दिया था। और जो बातें माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे हैं, तमाम सारी योजनाओं के बारे में, तमाम सारी चीज़ों के लिए, किसी को हारने का वो नहीं। मैं तो आज तक कभी टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाए कहीं, मुझे टिकट की चिंता नहीं, कहीं हारने की। वो तो वक्त बताएगा क्या होने वाला। मैं इस डिबेट में बिंदुवार में कभी चर्चा होगी तो मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 5 साल तक जिस कैबिनेट की फैसले की बात माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे, उस फॉर्मेट को वो भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग के बाद केवल वहाँ पे घोषणा होती है, किसी को अपने बात कहने का कोई वो नहीं। और कई सारी चीज़ों के बाद जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से पिछड़े समाज के जो स्कॉलरशिप को लेकर के, आज ऐसे जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए रिकॉर्ड है,
वो जो पिछड़े समाज के लोग जो बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, आज स्कॉलरशिप से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, आज वो पीड़ित हैं। आरक्षण से जो खिलवाड़ करने का काम किया उसके नाते पीड़ित है। ये तो रिकॉर्ड में है, सारे लोग जानते हैं। और मैं कहूँ उस पिछड़े समाज के होने के नाते ये जो उचित मंच था जहाँ पे निर्णय होता है, वो सारे उचित मंच पे मैंने अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। लेकिन 5 साल तक कहने के बाद जब मुझे लगा कि अंतिम दिन तक इन पिछड़े दलित वंचित समाज आप कह रहे हैं कि सही मंच पे आपने आवाज उठाई, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट की मीटिंग्स में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में तो कभी आपने कुछ कहा नहीं ऐसा। सिद्धार्थनाथ जी, आप ये बताइए कि जहां चुनाव काफी हद तक माहौल पे डिपेंड करता है, नैरेटिव पे, अब तक बीजेपी कह रही थी मोदी योगी डबल इंजन की सरकार, हम हैं 300 पार। अब जब ये रिवर्स स्विंग हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या हवा उल्टी दिशा में बह रही है? क्या आपको लगता है कि जो एक तरीके से दलितों का, ओबीसीज का साथ बीजेपी को 2014, 17 और 19 में मिला, उस पर अब एक सवाल लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है? राहुल जी, ये जो चीजें कही जा रही है ना, मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक भी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उससे बड़ा कोई उचित फोरम नहीं होता। और आवाज़ और ये कहना कि हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था, ये गलत है। हर दफ़े डिस्कशन होके जाता था। कौन कितना पढ़ के आएगा जब भी डिस्कशन कर सकता है कैबिनेट में, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये विषय नहीं है इस समय। विषय ये है कि हमने क्या किया है और क्या किया है 5 साल में, उसके आंकड़े में दे रहा हूँ। ये आंकड़े जो मैं पेश कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जो एमएसपी की खरीद है, पिछले बीएसपी और समाजवादी पार्टी का दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो उससे ज़्यादा खरीद 5 साल में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने करी है। और ये चीज़ों की खाली मैं नहीं कहा, ये जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, मेरे मित्र जो छोड़े हैं, उसका उनका अपना निर्णय, उसका मुझे पर्सनल खेद हो सकता है। स्वामी प्रसाद जी का तो नहीं, मैं दारा सिंह का जरूर पर्सनल खेद होता है। मगर इसमें एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि उसमें भी खरीद जो किसानों पे हुई सबसे ज्यादा करी है। 36,000 करोड़ तो समाजवादी पार्टी खाता। तो इनको पता होना चाहिए कि कैबिनेट में ये पहला निर्णय किसने लिया था। ये भी थे उसमें मौजूद, सभी लोग मौजूद थे। तो किसानों के हित की बात किसने करी थी? गन्ना किसानों को पिछले सरकार का 12,500 करोड़ का जो लोन था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया था, वो बकाया जो था, बकाया जो था, वो भी हम लोगों ने पूरा किया। 1,45,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया। अरे किस किसानों की बात कर रहे हैं? मेरे ये नहीं समझ आया आज कहां से वो दलित और वो सब आ गए, जबकि आंकड़े बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड 6,70,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। कौन है ये जो जिनको दिया जाता है? ये भी तो दलित समाज से है। किस दलित समाज की बात हो रही है? किस ओबीसी समाज की बात हो रही है? और ग्राउंड रियलिटी एक और समझ ले हम लोग, ग्राउंड रियलिटी नैरेटिव नहीं चेंज होता राहुल जी लोगों के छोड़ने या आने से। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्राउंड है और वो जो जाति का आधार है जिस पे आप लोग सिफोलॉजी करते हैं, वहां पर एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के साथ चाहे कुछ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ओबीसी वहां जाने को तैयार नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि कि पहले जब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पार्टी को वोट नहीं देती, तब स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर दारा सिंह चौहान हो या प्रजापति हो, तो इनकी अहमियत है क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी का, अपनी जाति का वोट उस पार्टी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जब पार्टी अपनी जगह बना लेती है सोशल वेलफेयर स्कीम से, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं से, तो पार्टी को लगता है कि अब हमें जातिगत नेताओं की जरूरत नहीं, हम खुद अपने दम पर इन वोटरों को अपने साथ रख सकते हैं। मौर्य रहें तो रहें, प्रजापति रहें तो रहें, दारा सिंह रहें तो रहें, नहीं भी रहें तो भी लोग हमारे साथ रहेंगे। तो ये बीजेपी का मानना है, ये सिद्धार्थनाथ सिंह का मानना है। क्या आपको लगता है कि आपके जाने से वाकई में आप समुदाय का वोट लेके जा पाएंगे? आपने भूचाल की बात की, आपने कहा आगे आगे देखो होता है क्या। आपके हिसाब से कितनी और विकेटें गिरने वाली हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश की आधी आबादी जो पिछड़ों के है उससे ज्यादा है, जिनके नाते जो डोली के अगले कहार थे। अब पिछड़ा समाज डोली का पिछला कहार बन के बढ़े चलो होने वाले में नहीं, अब ये कहने वाला है कि बढ़े चलो।
अभी डोली का अगला कहार बनने वाला है। इसलिए सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित, रोजगार, किसान, सभी लोग दुखी होकर के इस सरकार से अलग होकर के निश्चित रूप से नया फैसला करेंगे। और मैं पहले भी आपसे बता दे रहा हूं कि चूंकि आप ये सवाल पूछेंगे भी कि कल कहां जाने वाले हैं, कहां जा रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने सारे शुभचिंतकों, समर्थकों से बात करके जैसा उनका निर्णय होगा वही मेरा आखिरी कदम होगा। एक मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका में, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सिद्धार्थ जी। दूसरा मैच है एसपी और बीजेपी के बीच में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम इतनी मजबूत है कि मौर्य हो ना हो, दारा सिंह चौहान हो ना हो, इनकी विकेट ना गिर भी जाए तब भी हम जीत जाएंगे, हमारे पास कोहली है, हमारे पास नहीं। आप यही कह रहे हैं तो क्या कम से कम मानेंगे कि एक के बाद एक विकेट गिरना? राहुल जी, नहीं, मैं व्यक्ति पे नहीं फिर जाऊं ना। आप ये मानेंगे कि एक के बाद एक विकेट? मेरी बात, मेरा सवाल नहीं है। ये विकेट क्रिकेट का ना। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात राहुल जी। ये विकेट जो है ये क्रिकेट का नहीं है, ये विकेट जनता के हितों का है। और जनता जो है, जब वो ओबीसी और दलित समाज जब देखता है कि जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का वो प्रधानमंत्री है, इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है, वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है, वो जब डायरेक्ट दे रहा है और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, जो ठेकेदार बने थे वो हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। और एक और याद रखिएगा, ये जितनी भी ओबीसी के नाम ले रहे हैं, गांव में आप घूम लीजिएगा, वो कतई नहीं जो समाजवादी पार्टी का जो ओबीसी और जो मुस्लिम समाज है उसके साथ खड़ा होता है, बगल बगल के नहीं खड़े होते। ये भी ग्राउंड की रियलिटी है, कहीं गांव को कोई समझता है। दारा सिंह चौहान जी, इसका जवाब दीजिए। जो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो सपा के साथ जुड़ने में परहेज करेंगे, क्योंकि सपा की एक इमेज बन गई, अखिलेश यादव और उनके साथियों की इमेज बन गई कि यादवों और मुसलमानों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, प्रजापति जुड़ सकते हैं, मौर्य जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समुदाय भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीते साल में खास तौर से अखिलेश यादव जब सीएम थे, सपा का जब राज था, तब लोगों ने देखा कि यह पार्टी ज्यादा यादवों और मुसलमानों का ख्याल रखती। देखिए, ऐसा है, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी अच्छे आदमी हैं और अच्छी सोच भी रखते हैं और समय समय पर अच्छी बातें भी कहते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, जब हमने निर्णय लिया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का, मैंने आत्मनिर्भर भारत बना करके हम सबको स्वाभिमान सम्मान से जिंदगी जीने का हक देंगे। आज और हमको थोड़ा सा अनाज दे करके हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं या किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। जो गैस की बात हो रही, अब उस सारी चीजों में मैं चाबी ताला की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस देश में, इस प्रदेश में चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने बांट करके पिछड़ों में अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, अब ये चढ़ने वाला नहीं है। सारे पिछड़े के समाज के लोग एक साथ मिल करके, जिस पिछड़े समाज के लोग इतने बड़ी तादाद में हैं, उनकी बात बार बार होती रही, लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा होती रही, चाहे उनके नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी और समाज हो। इस नाते आहत होकर के हम लोगों ने फैसला लिया और आने वाले दिन में ये पिछड़े समाज के लोग जो डोली के कभी पिछले कहार थे, अब अगला कहार बन करके ये प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आखिरी चाहूंगा जवाब आप दें। राहुल जी, आप मेरा सवाल नहीं, दूसरी बार आप, अरे मेरा सवाल ही नहीं पूछ रहे, आप खुद ही आ रहे हैं। बताइए, पर मेरे को सवाल तो पूछने दो। पिछली बार भी आपने पूछना ही नहीं दिया सवाल, मैं फिर रुक गया। अच्छा, बॉलिंग भी नहीं चाहिए, बैटिंग ही बैटिंग कर दिया। आप बोल रहे क्रिकेट है नहीं, आप बोल रहे बॉलिंग करो मत, मैं बैटिंग ही बैटिंग करूं। आप बॉल कर लो, गुगली को भी मेरे को खेलना आता है। आइए। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था कि कम से कम क्या आप इतना मानोगे, क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं दारा सिंह चौहान की, दारा सिंह चौहान आपकी तारीफ कर रहे हैं। लगता है जब आप लोग साथ में थे एक ही टीम पे तो अच्छा रिश्ता था दोनों के बीच में, लेकिन क्या आप कम से कम इतना मानेंगे कि बीजेपी के चुनाव की तैयारियों के लिए एक झटका है? आप अभी सीईसी की मीटिंग्स चल रही हैं, टिकटों का वितरण होना है, और इस सब में जब ऐसी खबर आए कि बॉल तो रिवर्स स्विंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो तैयारियां चल रही थी, कम से कम इतना तो मान लीजिए कि उसको झटका है।
ऐसा है, दो चीज़ें। एक तो मैं आपको उदाहरण दूंगा उत्तर प्रदेश का, और दूसरा आपने क्रिकेट के टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, इसलिए मैं उस पे जाता हूं। जब रिवर्स स्विंग होता है तो अच्छा जो बैट्समैन बैठा होता है, और दिल्ली में बड़े अच्छे बैट्समैन बैठे हैं, वो रिवर्स स्विंग को फेस करना और उसको किस तरह से डक भी करना वो दोनों जानते हैं, तो वो कर लेंगे दिल्ली वाले। और जहाँ तक की बात रही, मैं एक ओवरऑल बोल रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत पे फिर नहीं बोलूँगा। ये जो मैंने आपसे पहले कहा, एक समाज जो है या समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश में शायद ही इससे बड़ा ओबीसी लीडर बना होगा, जिनका नाम था आदरणीय कल्याण सिंह जी। दुर्भाग्यपूर्ण से किसी कारण वो भी चले गए थे और उनके साथ हाथ मिलाया था। उसके बाद भी जो ओबीसी समाज है उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ओबीसी समाज वो जो M+Y वाला जो फैक्टर है कि उन्हीं की चलती है, उन्हीं की सोचते हैं, उसके साथ दूसरा ओबीसी गांव-गांव में वो कंबाइन नहीं करता। ये रियलिटी है राहुल जी, जिसको हमेशा समझना पड़ेगा जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई नैरेटिव फेंकते हैं। नहीं, व्यक्तिगत में बोल रहा हूं, व्यक्तिगत आदमी कितना अच्छा हो बुरा हो वो दूसरी बात होती है, मगर ये चलता नहीं है। और दूसरी तरफ कहीं किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मोदी से हम जुड़े हुए हैं, मोदी ने हमें ये दिया है, वो भी ये होती है, उन लोग की अपेक्षाएं हैं, उन लोग को भी घर चाहिए था जो किसी सरकार ने नहीं दिया, उनको भी चूल्हा अच्छा चलाना था। आप सामूहिक विवाह जो एक श्रम मंत्रालय का था, श्रम मंत्रालय में सामूहिक विवाह आज तक नहीं हुआ किसी सरकार में। 2.5 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ, जिसके लिए तालियां बजाई जाती थी। आज कोई कहे कि उन लोगों का लाभ नहीं मिला। मेरे को कोई बोले कि श्रमिकों को, अरे श्रमिकों को आपने मनरेगा के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 2.5 करोड़ श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार मिला है। ठीक है राहुल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो मैच लंबा चलने वाला है, चल रहा है। ओके, 10 ही तारीख को पता चलेगा कि लखनऊ की पिच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा। दारा सिंह चौहान, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।